इस वक्त पाकिस्तान में 90s के खिलाड़ियों और मौजूदा क्रिकेटर्स में एक जंग सी चल रही है। इस पर बात करेंगे कि 90s के क्रिकेटर्स बेहतर थे या आज के क्रिकेटर्स बड़े स्टार हैं, मतलब ज्यादा महान कौन है। ये कंपैरिजन एक्चुअली में बनता नहीं है, लेकिन मोहम्मद हफीज के उस बयान के बाद ना थोड़ी सी लड़ाई छिड़ गई है। मोहम्मद हफीज ने कहा कि 90s के क्रिकेटर्स हमें कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जिता पाए, 99 का वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था लेकिन हमें वो जिता नहीं पाए, हमें वो इंस्पायर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम जिसमें आमिर हैं, मैं हूं, हमने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पर वहां तो वसीम अकरम थे, लेजेंडरी इमरान खान थे, वकार यूनस, बुरेवाला एक्सप्रेस, उन खिलाड़ियों को कौन भूल सकता था, जावेद मियांदाद, उसके बाद एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास। बात तो बनती है भाईजान, दिलचस्प तबसरा करेंगे। उसके साथ साथ एक और बात इसमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि बाबर आजम के वालिद साहब मैदान में आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम के फादर भी जो है ना वो उस पीआर कंपनी का हिस्सा है जो किंग बाबर आजम की पीआर चलाते हैं। मैं पर्सनली ऐसा नहीं सोचता, लेकिन लोग कह रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। बाबर आजम ने कहा है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, ये कोई अल्फाज का चुनाव, यानी दूसरे अल्फाज में उन्होंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करें। मतलब बाबर आजम के फादर साहब उन लेजेंडरी क्रिकेटर्स को कह रहे हैं, शायद उनका इशारा वसीम अकरम की तरफ है, क्योंकि वसीम अकरम ने कहा था कि किंग शिंग्स को ड्रॉप करके डोमेस्टिक में भेजा जाए। इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कामरान अकमल ने कहा है कि कामरान अकमल ने एक्चुअली में मशवरा दिया है बाबर आजम को कि भाई मेरे फादर साहब भी जो है और मेरे भाई जो होते थे, मैं उनको मना कर देता था कि आपने चुप रहना, भाई मुझ पर फिक्सिंग के इल्जाम लगे, जो हुआ सो हुआ। लेकिन दूसरी जानिब बात करेंगे, टीम इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैट हेनरी जो है वो शायद फाइनल मार्का ना खेले। मतलब गुड न्यूज़ नॉट इन अ सेंस, क्योंकि टीम इंडिया को फर्क तो पड़ता ही नहीं है, और भारत जैसी टीम जब इतने बड़े इवेंट का फाइनल खेलती है तो वो सोचती है कि सामने जो है ना, मतलब वो जो दुश्मन आए ना वो बराबरी का है, मजा नहीं आता। नहीं तो इस स्टोरी पे बात करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा है कि वो भारतीय टीम से खुश नहीं है। अब भारतीय टीम में से वो खुश नहीं है। मोहम्मद शामी ने कहा है कि दुबई में खेलने का फायदा हुआ है। इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के उस मुकाबले का वो जो प्रीव्यू है ना वो आज से शुरू कर दिया जाएगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। लेकिन आगाज करते हैं 90s के क्रिकेटर से और अब के क्रिकेटर से। देखिए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन पॉइंट्स में कुछ आपको नोट्स कराना चाहता हूं। सबसे पहले 90s के क्रिकेटर्स को देखते हैं। 90s के क्रिकेटर्स का एक ओरा था, क्योंकि उस वक्त जो क्रिकेट थी वो इतनी कमर्शियलाइज नहीं थी। उस वक्त क्रिकेट का मतलब इतना, दूसरे अल्फाज में, पैसा इन्वॉल्व नहीं था, ब्रांडिंग नहीं थी, वो खिलाड़ियों के वो स्टार स्टफ्ड होने का वो एक इतना नाम नहीं होता था। लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद वसीम अकरम हो, इमरान खान हो, वकार यूनस हो, इवन शोएब अख्तर हो, शायद बूम बूम आफरीदी हूँ, वो ग्लोबल स्टार बने, वो ब्रांड्स बने। स्टिल उनकी एक वैल्यू है। और उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए ना तो वसीम अकरम, मतलब 600 से ऊपर अगर आप विकेटें ले जाते खाली एक फॉर्मेट में, आप 249 रन बना जाते एक इनिंग्स में, 269 आई थिंक बनाए थे, अब वो एक इतनी बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं। उसके साथ साथ गेंदबाजी में वसीम अकरम रिवर्स कराएं, उनसे नए गेंद के साथ कराएं, उसके साथ वो बीच में आकर गेंदबाजी करते थे, और दुनिया का कोई भी बैटर ऐसा नहीं था जो वसीम अकरम से डरता नहीं था, या वसीम अकरम ने उसको मुश्किलात से दो चार ना किया हो। और 92 के वर्ल्ड कप के मेरे नज़दीक भी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वसीम अकरम उन खिलाड़ियों में, उस फहरिस्त में बहुत ऊपर थे। फिर इमरान खान, द लेजेंडरी इमरान खान, मतलब उनके कोई आसपास नहीं है। उनकी कप्तानी की अगर बात करें तो वो जो फैसले वो लेते थे, एक दफ़ा टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 90 पे ऑल आउट हो गई, और पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया का एक खिलाड़ी आउट हुआ, तो वो कहने लगा नॉट आउट, मतलब अंपायर ने गलत फैसला दिया। बड़े परेशानी हालत में जा रहा था वो, परेशान कुन हालात में, तो इमरान खान ने उसको वापस बुला दिया। अब तब तो रिव्यू था नहीं, इमरान खान ने कहा कि वापस आइए वापस आइए, दोबारा खिलाया और फिर आउट कर दिया। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ ऐसे होता है। और फिर वो इमरान खान का एक डिफरेंट किस्म का ऑरा होता था, वो उनके फैसले, जैसे वो टाइगर शर्ट पहन के आ जाना 92 के फाइनल में, वो भी एक बड़े सुपरस्टार थे। उसके साथ साथ वकार यूनस, अगर स्पीड मीटर उड़ता तो शायद वो 160 को क्रॉस कर जाते। बुरे वाला एक्सप्रेस विकेटों को तोड़ना जानता था। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास, लोग कहते हैं कि आज विराट कोहली की कवर ड्राइव ठीक है मानते हैं, जो रूट की कवर ड्राइव मानते हैं, बाबर आजम की मानते हैं, स्टीव स्मिथ, लेकिन एशियन ब्रेडमैन की कवर ड्राइव अगर आप देखें जहीर अब्बास की, तो वो भी एक सुपरस्टार थे। फिर उसके साथ साथ कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जावेद मियांदाद, उन्होंने एक टाइटल जीता 92 का, और एक मोइन खान की कप्तानी में एक एशिया कप जरूर जीता 90s की क्रिकेटर्स ने, लेकिन 99 का वर्ल्ड कप वो जीत नहीं पाए, और उन पर एक इल्जाम लगा फिक्सिंग का। एक खबर के मुताबिक जो है ना 99 और ये जो दिखाई चल रही थी, इसमें खिलाड़ी एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम में नजरें नहीं मिला पाते थे। उसकी वजह यह थी कि एक तो फिक्सिंग थी, और
कुछ और भी अद्वियात या इस तरह का कोई इशू था जो खिलाड़ी एक दूसरे के बारे में जानते थे कि ये बंदा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो इसलिए नजरें नहीं मिला पाते थे। अब इस खबर में सच है या सच कितनी सच्चाई है या झूठ है, जो भी है, लेकिन खबर तो खबर है। और जस्टिस कयूम रिपोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी इन्हीं खिलाड़ियों पर छपी थी, और वो भी एक खबर के मुताबिक जो है ना, मतलब इबहाम ही था, मतलब कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन फिर भी एक खबर छपी और उसके बाद शायद कई खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड में जॉब भी नहीं ले सकते। अब के खिलाड़ियों की बात करते हैं। मौजूदा खिलाड़ियों में अगर बात की जाए जिन्होंने 2000 के बाद डेब्यू किया, तो उनमें मोहम्मद आमिर, वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तान बैटर एवर, माफ कीजिएगा पाकिस्तानी बॉलर एवर, और बैटर भी वैसे इतने बुरे नहीं थे, लेकिन वो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। गेंदबाजी की तरफ आते, गेंद को अंदर की तरफ घुमाना, तेज गेंद अंदर की तरफ आती थी, आउट स्विंग करते थे, नया गेंद हो पुराना गेंद हो, और मोहम्मद आमिर गेंदबाजी यहां से करते थे। ऐसा नहीं था कि वो मतलब कोई इमोशंस में, जैसे शाहीन शाह अफरीदी इज अ वंडरफुल टैलेंट, लेकिन इमोशंस में आकर गेंद जो है ना वो फुल पिच करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात मार भी उड़ती है। पर मोहम्मद आमिर को जितना मर्जी ललचा दें, वो अपने प्लान और बेसिक से नहीं हटेगा। तो फिर मोहम्मद आमिर एक सुपरस्टार, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2009 का T20 वर्ल्ड कप वो जिताया, 2012 का जो पाकिस्तान ने एशिया कप जीता उसमें मिसबाह उल हक दूसरे खिलाड़ियों पर की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ खिलाड़ियों ने 2012 में भी बड़ा अहम रोल अदा किया, जिनमें हफीज़ खुद भी मौजूद थे। 15 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हुआ, क्वार्टर फाइनल में आप गए, वहाब रियाज का वो स्पेल। अब बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये पिछले दौर के सुपरस्टार्स पैदा हुए। अब इन सुपरस्टार्स ने क्या किया? इन सुपरस्टार्स ने एक तो 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेले, और सबसे जो बड़ी बात, इनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मेरे नज़दीक ये है कि आपने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। लोग बात कर रहे हैं कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जो इंडिया को हराया इन्होंने, मतलब भारतीय टीम को पाकिस्तान ने जो हराया, उसका कद थोड़ा सा बड़ा है। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आप जीते, तो अब इसका फैसला आप कीजिए कि 90s के क्रिकेटर्स ज्यादा बड़े थे या मौजूदा क्रिकेटर्स, एक जंग जो छिड़ी है। अब बाबर आजम के फादर साहब की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो साबिक खिलाड़ी हैं वो थोड़ा जुबान संभाल के इस्तेमाल करें बाबर आजम के बारे में। एक्चुअली में उनका कहना बनता था, देखिए एक बाप है, उसके इमोशंस होते हैं अपने बेटे के साथ। उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का पहला कोच हूँ, ठीक है स्ट्रगल की होगी बाबर आजम की, मैं भी कोचिंग भी की हो, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू देना जस्टिफाइड है। लेकिन किसी क्रिकेटर का, चले उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स की तरफ जो उन्होंने इशारा किया, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि वो आपके हीरोज है, वो आपके लेजेंड्स है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। और वही एक चीज़ थी जो मुझे पर्सनली उस पोस्ट में अच्छी नहीं लगी ओवरऑल। उसके अलावा जो बाबर को उन्होंने डिफेंड किया या कहा कि T20 ईयर ऑफ द टीम में था फिर भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है, दैट इज जस्टिफाइड। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप कह सकते हैं, बट किसी को मतलब इस तरह इशारा करना कि जुबान संभाल के अल्फाज का चुनाव देख के करें, क्योंकि दे आर लेजेंड्स। और वसीम अकरम ने एक्चुअली में जो बात की, वसीम अकरम इज अ सोबर पर्सन, इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, और वो हमेशा जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। तो उन्होंने एक जनरल बात की कि बाबर आजम को डोमेस्टिक में भेजा जाए और टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू रखा जाए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि टीम से निकाल दिया जाए, उन्होंने कहा कि अगर परफॉर्म करते हैं तो वापस आ जाए। मतलब उनके कहने का ये मतलब था, वसीम अकरम इज अ दैट काइंड ऑफ पर्सन। और जिस तरह के वो मतलब बाबर आजम को उन्होंने थ्रू आउट द ओवर द ईयर सपोर्ट किया ना, रमीज राजा हो गए, वसीम अकरम हो गए, इवन वकार यूनस ने भी, तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो बात चुपती जरूर है। जवाब में वकार यूनस ने मोहम्मद हफीज़ वगैरह को कह दिया कि 90s के लोडे वो वसीम अकरम के साथ अपने स्टैट्स बताए कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो लड़ाई थोड़ी सी पैदा हो गई। मुझे शोएब अख्तर ने भी हफीज़ को कहा था कि 90s के क्रिकेटर्स आपको इंस्पायर नहीं कर पाए, तो ये 70 से ऊपर जो मैचेस जीते हम नहीं जीते, तो थोड़ी सी एक लड़ाई है। मैं काफ़ी इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। अब थोड़ा सा आते हैं टीम इंडिया पर। गौतम गंभीर कहते हैं कि मैं इस टीम से खुश नहीं हूँ। उनके कहने का मतलब था कि बीइंग का कोच जो है ना, मैं इस टीम से इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि क्या टीम इंडिया से खुश होना बनता है या नहीं। सबसे पहले ओपनिंग पे आते हैं। शुभमन गिल 100 बना चुके हैं और उसके साथ रोहित शर्मा फ्लॉलेस अंदाज में खेलते हैं, 30-35-40 रन को जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, अगली टीम पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, तो ओपनिंग तो टिक मार्क है। उसके साथ साथ विराट द रन मशीन कोहली वनडाउन पे आते हैं, 2 बड़े मुकाबलों में परफॉर्म कर चुके हैं, बड़े मौकों पर। वो हिंदी में कहावत है आजकल के, जहां मंच बड़े होते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। तो मतलब उनका जो पॉइंट है वो भी जस्टिफाइड है। ज्यादा बात करने की जरूरत है वैसे, आप लोग बताएं, सच सच बताइए, क्योंकि इस तरह का एक ऐसा खिलाड़ी, मैं पूरी वीडियोस कर चुका हूं इस खिलाड़ी पर, लेकिन फिर भी यार वो जो अल्फाज है वो खत्म नहीं होते, क्योंकि इस तरह का खिलाड़ी है, वो आपसे मैच दूर लेकर जाता है, एक एंड पे लगा होता है, तरीका वारदात अलग है, सिंगल डबल्स कर रहे होते, खराब गेंद आती है चौका मारते हैं, और मुकाबले की जो रन चेज में खासतौर पर या ओवरऑल भी जो मुकाबले की कैलकुलेशन है विराट कोहली की, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अपने प्रोसेस के साथ चलते रहते हैं, तो वो बॉक्स में टिक है। श्रेयस अय्यर शूज फिल कर लिए हैं चौथे नंबर पर, बहुत मुश्किल पोजीशन होती है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कमी महसूस नहीं होने देती, कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी श्रेयस अय्यर को मौका मिला है उन्होंने खुद को प्रूव किया है।
श्रेयस अय्यर ने बड़े शॉट्स, मतलब मैं इन सेंस इस सेंस में बात करना चाहता हूं उनकी गेम की, कि बड़े शॉट्स खेलने की जरूरत हो श्रेयस अय्यर वहां पर खड़े हो जाते हैं, सिंगल डबल्स करने की जरूरत हो यानी विकेट पर स्टे करने की जरूरत हो तो श्रेयस अय्यर वहां पर खड़े होते हैं, वो बॉक्स में टिक है। हार्दिक पांड्या क्रूशल मौके पर रन बना रहे हैं, वो बड़े शॉट्स भी खेल रहे हैं, दुबई की स्लो पिच पर भी छक्के मार रहे हैं, वो बॉक्स में टिक है। केएल राहुल, दामाद जी, मतलब अपने मुल्क में इतने ट्रोल होते हैं लेकिन क्या बल्लेबाजी की पिछले मैच में, और वो भी स्लोली ना उस सूची में, उस लिस्ट में आ गए कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। इस बंदे को कहीं खिला लो, कीपिंग करा लो, ओपनिंग करा लो, नंबर 4 पर खिला दो, 5 पे खिला दो, फिनिशर के तौर पे खिला दो, काम तो कर रहा है। और गेंदबाजी में स्पिनर्स मतलब पड़े ही नहीं जा रहे, चाहे वरुण चक्रवर्ती हों, कुलदीप यादव हों, उसके साथ साथ अक्षर पटेल और जड्डू भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी बार बार पंजा खोल रहे हैं, कम के बाद पंजा खोल चुके, यानी 5 विकेट होल ले चुके हैं, उसके बाद गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। हर्षित राणा को भी जब जब मौका मिला परफॉर्म किया, और हार्दिक पांड्या भी पवल गेंदबाज के तौर पे गेंदबाजी कर रहे हैं। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी यह है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपका फाइनल है और वहां पर न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, पर वरुण चक्रवर्ती को पिछली बार नहीं पढ़ पाएंगे क्या इस बार? नहीं पढ़ पाए थे क्या इस बार पढ़ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। थोड़ी सी इस मुकाबले की चर्चा करके वीडियो करते हैं। शामी ने एक जो बात की है, शामी ने कहा कि दुबई में खेलने का फायदा तो हुआ है। कल भी की वीडियो में इस बारे में चर्चा की थी कि इंडिया को फायदा हो रहा नहीं हो रहा, यू शैल चेक फॉर दैट, वो देख लीजिएगा। लेकिन मुझे पर्सनली एक ऐसा लगता है कि शामी का जवाब कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। ऑब्वियस सी चीज़ है, आप एक ग्राउंड पर मौजूद है, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, उसी के बाहर आप गोल्फ खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, वहीं पर आप क्रिकेट खेलते हैं, होटल आपका साथ है, तो उस ग्राउंड की कंडीशंस आपको पता है होता है, और पिच किस तरह बिहेव कर रही है वो भी आप वो भी चीज़ जो है आपको पता होती है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि शामी की इस बात को बढ़ावा दे के कहा जाए कि भारत जो है ना आईसीसी भारत को सपोर्ट कर रहा है। ये डील हुई थी, मतलब सबको पता था, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पाकिस्तान भी जब भारत में कोई इवेंट खेलेगा तो एक ही वेन्यू पर खेलेगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, भारत से बाहर। तो टीम इंडिया के बारे में अगर मैट हेनरी नहीं होंगे तो न्यूजीलैंड के बारे में मुझे लगता है मैट हेनरी हूँ ठीक है, एक लाजवाब गेंदबाज जरूर हैं, उनसे फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन जो रोल प्ले करने वाले हैं दोनों टीम्स की तरफ से उस मैच में वो स्पिनर्स ही होंगे। तो वहाँ पर भी इयन स्मिथ हूँ, इवन ग्लेन फिलिप्स हूँ या मिचेल सेंटनर हूँ, उन पर ही ज़्यादा नजरें होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडियन स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे और न्यूजीलैंड के बैटर्स बल्लेबाजी करेंगे, जिनमें रचिन रविंद्रा हैं, केन विलियमसन हैं, विल यंग हैं, डैरल मिचेल है, जो फॉर्म में और अच्छा खेलते हैं स्पिन को, वो जो बैटल होगा वो इस मुकाबले की जो है वो डिसाइड करेगा कि इस मुकाबले की नींव किस तरफ जाती है। वी शैल फाइंड आउट इट। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।